देखो सबसे पहले 10 मिनट रिवीजन, तब तक बाकी पढ़ते आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपको पता है 0 और 360 बीच में होता है। उसके बाद कौन सा सॉल्यूशन आता है? जनरल सॉल्यूशन। उसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे थे। मैं फटाफट इक्वेशन लिखूंगा, आपको उससे जनरल सॉल्यूशन बोलना है। sin थीटा इक्वल टू n by n belongs to z, cos थीटा इक्वल टू 0 यही tan थीटा इक्वल टू 0 का है, और यही और अगर मेरे पास sec थीटा इक्वल टू 0 है तो इस टाइप की इक्वेशन को नो सॉल्यूशन। फिर हमने देखा sin थीटा इक्वल टू sin उल्फा, क्या आता है जनरल सॉल्यूशन? थीटा इक्वल टू n प्लस माइनस उल्फा n बिलोंग्स टू z। फिर हमने देखा cos थीटा इक्वल टू cos उल्फा, क्या आता है n बाय 1 माइनस उल्फा n बिलोंग्स टू z। फिर हमने देखा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। फिर हमने देखा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा, क्या था इन तीनों का सॉल्यूशन? n पाई प्लस माइनस उल्फा n बिलोंग्स टू z। फिर कल हमने देखा कि किसी पॉइंट के कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमने क्या किया? जैसे हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया मान लो, और जो ओरिजिन होता है उसको हमने पोल मान लिया। तो एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया जिसके अंदर एक पॉइंट फिक्स था, जिसको हमने कह दिया पोल, इसको हमने कह दिया इनिशियल लाइन। हमें इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज वे रोटेट करने का ही परमिशन है। जब हम इसको पूरा घुमा के लाएंगे तो थीटा आपको मिलेगा 360 से छोटा या 0 और 0 के बराबर। हमने 0 और 360 में से 0 को चुना है, तो 360 को नहीं लेंगे। तो थीटा क्या हो गया मेरा? वेक्टोरियल एंगल। इसको क्या बोला हमने? वेक्टोरियल एंगल। इसको वेक्टोरियल एंगल बोल रखा है हमने। अब होगा क्या, जब आपका पॉइंट कहीं पर भी है प्लेन के अंदर, अगर मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पर है प्लेन के अंदर और मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इस इनिशियल लाइन को घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज अंटिल वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ जाए। हाँ, तो मैंने इस लाइन को घुमा दिया और तब तक घुमाया जब तक वो इस पॉइंट में से नहीं पास हो जाता। वो लाइन जब तक इस पॉइंट में से पास नहीं हो जाती, और जैसे वो पास हो गया तो जितना भी उसने रोटेशन किया है वो हो गया मेरा थीटा, और वो जो पॉइंट है उसका पोल से डिस्टेंस मैंने कह दिया r। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आए? हमने इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए r, थीटा, मतलब उस पॉइंट का पोल से इतना डिस्टेंस है और इतना रोटेशन के बाद वो मिला है। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? r, थीटा। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था कि मान लो इसी पॉइंट की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होगा? तो हमने क्या किया? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि यहाँ पे 90 मिल गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से रिलेशन एस्टेब्लिश किया। क्या रिलेशन आया? x इक्वल टू आपको मिला r cos थीटा, y इक्वल टू मिला r sin थीटा। ठीक है, r cos थीटा मिल गया, r sin थीटा मिल गया। अब आपने क्या किया? अगर आपको r और थीटा दे रखा है किसी पॉइंट का, पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो उस पॉइंट के आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख पाते हो यूजिंग दिस रिलेशन। मुझे r पता है, मुझे थीटा पता है, मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मुझे उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। मुझे r पता है, थीटा पता है, मैंने यहाँ पे रख दिया, मुझे उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे उल्टा दिया है, x और y कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो मैं r और थीटा कैसे निकालूं? तो पाइथागोरस की थ्योरम से मुझे r स्क्वायर मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैं r का वैल्यू लिखूंगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मुझे थीटा निकालना है, मेरे पास x और y का वैल्यू है, तो मैंने क्या किया? tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x ले लिया। बस मुझे ध्यान इस बात का रखना है कि आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ। तो कल तक हमने ये देखा था, फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि जिसके अंदर आपको x y कोऑर्डिनेट दिया है तो आपने उसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट लिखा, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है उसके लिए आपने x और y कोऑर्डिनेट लिखा।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स है, उसमें से कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए हुए रहेंगे। हो सकता है कहीं एक आध बार तीनों एंगल्स दिए जाए, या फिर एक साइड 2 एंगल दिए जाए, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो उसी को इन्होंने नाम दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कुछ पार्ट दे रखे हैं, बाकी बचे हुए पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 लॉज है, एक साइन लॉ है, एक कोसाइन लॉ है और एक प्रोजेक्शन लॉ है। तो याद रखेंगे इन दोनों का प्रूफ, याद रखेंगे मतलब समझ के लेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, और एक बार ये पता चल गया ये तो आराम से निकल जाता है। कोसाइन रूल पता है तो बाकी के आराम से आ जाते हैं, ठीक है। साइन और कोसाइन रूल पता है तो ये आ जाते हैं, आगे के हाफ एंगल फॉर्मूला कर सकते हो, बाकी कोई भी चीज प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले साइन रूल, मैंने लॉ लिखा है क्या? हाँ, लॉ नहीं बोलते, साइन लॉ नहीं, साइन रूल, कोसाइन रूल, मतलब वो प्रचलित है ना रूल, एक ही बात होती है ना। तो साइन रूल, कोसाइन रूल। साइन रूल क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। देखो 2 चीजें हैं, बोर्ड के हिसाब से आपको डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। जो भी हम प्रूफ देखेंगे कि साइन रूल क्या कहता है, ये कहता है, वो आया कैसे, उसको डिराइव कैसे किया, वो आप लोगों को याद रखना है। समझ के लेंगे तो आप खुद उसको, जैसे थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं ना, थ्योरम ही है, उसका प्रूफ लिख पाएंगे। लेकिन जो नतीजा है वो एग्जाम्पल सॉल्विंग के लिए काम में आता है। जैसे साइन रूल क्या कहता है कि अब साइन रूल हम किसके लिए देख रहे हैं? ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो मेरे पास 3 एंगल्स है ए बी सी। अब इन 3 वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका मेजरमेंट हम उसके वर्टेक्स के नाम से ही देंगे। जैसे इस वर्टेक्स पर जितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है हम बोलेंगे ए डिग्री का फॉर्म हो रहा है, तो मेजर ऑफ दिस एंगल इज ए। वर्टेक्स का नाम भी ये रखा है और ये। और दूसरा साइन मतलब जो नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किए जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। जो स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किए जाते हैं याद रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में जो भी वर्टेक्स दिया है उसकी ऑपोजिट साइड उसी लेटर के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो इस BC का लेंथ कैसे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल a से। समझ आ रही बात? वर्टेक्स A है तो उसके ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल a से डिनोट किया जाएगा। वर्टेक्स B है तो इसके ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल b से डिनोट किया जाएगा। और वर्टेक्स C है तो इसकी ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल c से डिनोट किया जाएगा। तो दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशन which are usually used in the solution of triangle. तो स्मॉल a b c आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये बात ध्यान में रखेंगे। क्या? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आपला जो ट्रायंगल आहे त्या ट्रायंगलच्या साइडची लेंथ आहे स्मॉल abc आणि कॅपिटल abc काय आहे? मेजर ऑफ द एंगल एट दिस वर्टेक्सेस। वर्टेक्स भी है और उसका मेजर भी हमने a ही बोला है। जैसे मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो मैं कहूंगा साइन a। अब ये का मतलब क्या है? 60 डिग्री। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या होगा? a b c आर द एंगल्स एंड स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। अब साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है, कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है, एक्यूट हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, तो ट्रायंगल के एंगल्स और उनकी अपोजिट साइड्स, ट्रायंगल के एंगल्स एंड उनकी अपोजिट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या कहा? ट्रायंगल के साइन ऑफ द एंगल, नॉट एंगल ओनली, ट्रायंगल के साइन ऑफ द एंगल एंड इट्स ऑपोजिट साइड आर इन प्रोपोर्शन। अब जब कोई चीजें, जैसे मैं बोलूं आपको कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो A/B इज इक्वल टू C/D। अगर मैं कहता हूं ABC आर इन प्रोपोर्शन तो इसका मतलब क्या होगा? A/B इज इक्वल टू B/C। आ रही बात समझ में? हाँ, तो अगर मैं कहता हूं कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स ऑपोजिट एंगल इज A, उसका साइन रेशियो A/sin A, B/sin B, C/sin C। These 3 ratios are equal। आ रही बात समझ में? किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी
कोणत्या भी ट्रायंगल मध्ये जो भी ट्रायंगल आपको दिया है उस ट्रायंगल के अंदर जो भी साइड ले रहे हो आपने एक साइड ले लिया डिवाइडेड बाय उसका जो ऑपोजिट एंगल है उसका साइन रेशो, एक साइड लिया डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू दूसरा साइड लिया डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल, तीसरा साइड लिया डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल। ये तीनों रेशो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इसी को साइन रूल कहा गया है। इसको आगे और एक्सटेंड अगर करना है तो ये तीन रेशोज बराबर होते हैं 2 टाइम्स r से, वेयर व्हाट इज r, इट इज द सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल को मैं सर्कम सर्कल बना देता हूँ तो एक सर्कम सेंटर रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ऐसे ही इसको जोड़ दे रहा हूँ तो ये क्या बन गई आपकी रेडियस, तो दिस इज r, ठीक है। हाँ, तो a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे लिए साइन रूल क्या है, सिर्फ a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा साइन रूल की प्रूव कीजिए साइन रूल, तो यही प्रूव करना है। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बस आपको यही चीज याद में रखनी है। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि क्या इसको उल्टा लिखा जाए तो चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। आप इसको लिख सकते हो साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b इज इक्वल टू साइन c बाय c। बस याद ये रखना है कि जो एंगल लिया है उसके ऑपोजिट साइड ही उसके डिनोमिनेटर में आए, या फिर जो साइड ली है उसका ऑपोजिट एंगल का साइन रेशो ही उसके डिनोमिनेटर में आए। करते हैं, ये तीनों लेंथ है ना साइड की ए बी सी, तो मैंने अगर ए साइड लिया है तो जो उसका ऑपोजिट एंगल है उसके साइन रेशो लिया है उसके साथ में। अगर मैं बी साइड ले रहा हूँ तो उसके ऑपोजिट एंगल का साइन रेशो लिया है। अगर मैं सी साइड ले रहा हूँ तो उसके ऑपोजिट एंगल का साइन रेशो लिया है, और उन सभी के रेशोज इक्वल लिखे हैं, तो इसको क्या कहा गया है, साइन रूल। अब मुझे आप बताइए, अगर ये रेशोज इक्वल है तो इन तीनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ के साथ में, कोई भी एक कांस्टेंट। रेशो एक नंबर ही आता है ना, तो एक कांस्टेंट ले लिया तो मुझे ए क्या मिलेगा, ए इज नथिंग बट व्हाट, के टाइम्स साइन ए। बी क्या मिलेगा, के टाइम्स साइन बी। अगर ये तीनों भी रेशो इसके साथ में इक्वल है तो मैं हर रेशो को इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ। दैट इज ए बाय साइन ए इज इक्वल टू के, तो साइन ए इधर आके के को मल्टीप्लाई हो गया तो ए इज इक्वल टू के टाइम्स साइन ए। बी बाय साइन बी इज इक्वल टू के, तो साइन बी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, सी इज इक्वल टू के साइन सी। तो कई बार एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय आपको ए बी सी के वैल्यूज इस तरीके से यूज करके भी सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर 3 साइड्स दिखाई दे रही है ट्रायंगल के और 3 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके आप ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हो। तो 2 चीजें याद रखनी है, एक एग्जाम्पल सॉल्विंग के लिए बस साइन रूल ये होता है, इसके अंदर ए बी सी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल सॉल्विंग के लिए साइन रूल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का लेंथ ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, अनदर लेंथ ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, इन सबके रेशियोज इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारा साइन रूल। रहेगा यार, इसको ऐसा लिखिए नहीं तो उल्टा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते समय तो यही काम में आएगा। अब सवाल है कि यहां तक पहुंचे कैसे, यहां तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव। तो जब प्रूफ आपको पूछेंगे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए तो कैसे लिखना है मैं बता देता हूं आपको। साइन और कोसाइन का ही होता है, तो उसी प्रूफ के अंदर भी ये आ जाएगा प्रूफ। देखो थ्योरम पूछते हैं, थ्योरम बकायदा स्टेटमेंट आता है थ्योरम का कि इन ट्रायंगल एबीसी small a small b small c are the sides and capital A B C are the angles of the triangle, then prove that a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c। तो मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन होता है ना थ्योरम में, गिवन लेंगे हम, तो उन्होंने जो नाम दिया है वो ट्रायंगल लेंगे। अगर उन्होंने सिर्फ बोला है प्रूव द साइन रूल तो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड लेते हैं ए बी सी। अब अगर मुझे मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मेरे लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाँ, तो इसके अंदर मेरे लिए बेस क्या है, जिस तरीके से मैंने ट्रायंगल निकाला है तो बेस में बीसी लूंगा, ऑब्वियसली कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन बीसी ले रहा हूँ मैं।
समझने के लिए आसान जाएगा ना। हाँ सर। ऐसा बेस लूंगा, फिर ऐसी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, उसमें जो बेस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको हाइट लेना पड़ता है। अगर मेरा बेस ये है तो ट्रायंगल इतनी हाइट का हुआ ना, अगर मेरा बेस ये है तो ट्रायंगल की हाइट इतनी होगी, अगर मेरा बेस ये है तो ट्रायंगल की हाइट इतनी होगी। बेस का मतलब क्या होता है, मैं बेस मतलब जिसके ऊपर खड़ा हुआ जा सकता है। ये ट्रायंगल किस चीज के ऊपर खड़ा है, बीसी के ऊपर खड़ा हुआ है, तो बीसी से हाइट नापेंगे ना। अगर मैं बेस ये बोलता हूँ, मतलब मैंने इसको पकड़ के ऐसा सीधा कर दिया, मैंने इसी को बेस बना दिया, तो मेरी हाइट ऑब्वियसली क्या बनेगी, बी से लेकर तो यहाँ तक बनेगी। तो मेरा बेस क्या है, बीसी है, तो हाइट क्या बन जाएगा, मैं ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसको मैंने बोल दिया बी। ठीक है, तो जो जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रूफ। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया, क्या मानने का है, जो है वही है, एबीसी है। ठीक है, हाँ, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये इसका लेंथ कितना है बेटा, इसका लेंथ कितना है और इसका लेंथ कितना है, तो क्या आपके पास BC का लेंथ दे रखा है स्मॉल ए, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल a इंटू AD, इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन में। अब मेरे पास अगर मैं AD फाइंड आउट कर लेता हूँ तो काम हो गया मेरा, अगर मैंने AD फाइंड आउट किया तो मेरा काम हो गया। तो AD निकालने के लिए मैं क्या करूँ, या तो इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल का, या फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, हाँ, अब AD क्या है, इस एंगल के लिए AD क्या है, कौन सा रेशियो इस्तेमाल करूंगा, साइन रेशियो अगर इस्तेमाल करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मैं थीटा नहीं बोलूंगा अभी इसको, मैं थीटा भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कह रखा है, मेरे स्टैंडर्ड नोटेशन क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो C एंगल है, कैपिटल C है ना। तो कैपिटल C अगर एंगल है तो मैं इस नाउ इन ट्रायंगल ADC एंगल D is of 90 डिग्री, therefore sin C जब मैं कहता हूं तब C वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल भी C है, C जितने मेजर का है। ठीक है, ते फॅन बंद करून टाकणार आहे, जागेवर झोपता नाही। हाँ बेटा, sin C क्या हो जाएगा फिर, ऑपोजिट साइड दैट इज AD बाय AC हाइपोटेनस। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दैट इज AD इज इक्वल टू AC इंटू साइन C। तो AC कितना आएगा बेटा, AC क्या दे रखा है, B दे रखा है, इंटू साइन C। तो AD इज इक्वल टू आ गया B इंटू साइन C, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर बोल सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ AD फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, लेकिन सिर्फ फ्रॉम 1 एंड 2 बोला तो भी काफी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get what we get, area of triangle ABC is equals to half into A into AD क्या है, B into sin C। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन हटा देता हूँ, हाफ AB sin C, ये हो गया मेरे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप मुझे बताइए कहीं पर भी आपको कहीं पर भी, चलिए छोड़िए कुछ मत बताइए मुझे, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, हाफ इंटू AB इंटू साइन C। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने बेस BC लिया है तब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल रहा है, हाफ इंटू AB इंटू साइन C। मतलब आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो सर, साइड घेतली तेव्हा P आणि ते अपोजिट साइड दो साइड L1 इंटू वो थीटा वाला है, जो एंगल लेंगे उसके बाजू वाले साइड। हाँ, यहाँ पर एंगल क्या लिया मैंने C, तो उसकी अपोजिट साइड छोड़ के बाकी दो साइड एंगल मैंने C लिया तो उसकी अपोजिट साइड को छोड़ दिया रे, और बाकी बची दो साइड आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू AB इंटू साइन C हो गया। तो मैं सिमिलरली बोल के
इसी ट्रायंगल का एरिया बाकी दो एंगल्स के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? या फिर से आपको उसके लिए भी प्रूफ लिखना पड़ेगा? नहीं। तो मैथमेटिक्स में ये फैसिलिटी है कि सिमिलरली बोल के कुछ भी कर लो। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब एंगल कौन सा लेना है? मान लो B लेना है, तो अगर एंगल B लिया तो उसकी अपोजिट साइड छोड़ देने की और बाकी बची हुई साइड्स लेने की, तो AC sin B हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू कौन सा एंगल बचा? sin A, तो A ले लिया तो उसकी अपोजिट साइड छोड़ दी, बाकी बची दो साइड से लेंथ BC, तो इसको बोलेंगे 3 और इन दोनों को बोलेंगे 4। तो फ्रॉम therefore from equation 3 and 4 we have what we have, हे 3 आणि 4 मध्ये काय दिसतंय रे? एकाच ट्रायंगलचा एरिया दिसतोय। हा पण एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, हा पण एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हा पण एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तीनों भी एक ही ट्रायंगल के एरिया है ना, तो क्या इनको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग? जब एक ही ट्रायंगल के एरिया है तो वैल्यू सेम है, तो इनको इक्वेट किया जा सकता है। तो अगर मैं इन तीनों को इक्वेट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? हाफ इनटू AC sin B is equals to half into BC sin A is equals to half into AB sin C। ठीक है, तो that is मैं क्या लिख सकता हूँ? AC sin B, BC sin A, AB sin C। that is क्यों लिखा है रे? क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन। कर सकता हूँ ना 2 से मल्टीप्लाई, 2 को हटा दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए साइन रूल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं पूरे इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर देता हूँ। कर सकता हूँ। इक्वेशन में आप दोनों तरफ सेम चीज ला सकते हो, तो ओरिजिनल इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ABC वी गेट क्या मिलेगा रे? AC by sin B upon ABC, BC sin A upon ABC and AB sin C upon ABC। काटे 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 and the T क्या बचा रे? sin B by B, sin A by A, sin C by C। दैट इज, इसी को आप लिख सकते हो A by sin A is equals to B by sin B is equals to C by sin C and hence proof, तो इतना लिखेंगे तो 3 मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जब बोर्ड के लिए पढ़ेंगे तब आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो जब हम किसी, देखो हर चीज़ का डेरिवेशन देखना जरूरी नहीं होता, कई बार रिजल्ट्स याद रखने होते हैं, लेकिन क्योंकि इसको पूछा जाता है तो इसलिए मैंने डेरिवेशन लिखवा के दिया। इसको लिख लीजिए, सिर्फ अब रिजल्ट याद रखिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ रिजल्ट ही रहेगा, तो रिजल्ट याद रखने का मतलब क्या है? क्या याद रखना है? बस ये एक इक्वेशन याद रखना है, ये 3 रेशो आपस में एक दूसरे के बराबर है और उसमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या है। ठीक है, लिखेंगे। हाँ देखो बेटा, इसी के अंदर अगर ये जो साइन रूल है इसमें ये रेशो दिस इज इक्वल टू 2r अगर प्रूव करना है तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। A B C, हाँ अब इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा यहाँ पर, ऐसा मान के चलते है ना। तो यहाँ से ऐसा आएगा हमारा डायमीटर, तो ये सेंटर O है, ठीक है। हाँ अब आप देखिए, अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल B है, ठीक है। और अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ इसके साथ में, मैंने इसको जोड़ दिया इसके साथ में,
तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा क्या? इस पॉइंट को बोल देते हैं हम ABCD बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका और इसका मेजरमेंट सेम होगा क्या, और होगा तो क्यों होगा? बोलते A by sin C and A एक ही भी नहीं बोले थे the chord is probably क्या प्रॉपर्टी था? by C. कहीं नहीं। हाँ जब हाँ Z का Z एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ आर्क वो सेम मेजर के होते हैं। मतलब जब एक ही आर्क होता है आपके पास और एक ही आर्क अगर किसी एंगल को इंस्क्राइब करता है तो उसका क्या होता है, मुझे बताइए कौन से आर्क ने किस एंगल को इंस्क्राइब किया? इंस्क्राइब किया मतलब अपने अंदर समाया हुआ है। हाँ ACR ने इंस्क्राइब किया ACR हाँ एंगल ABC ला इंस्क्राइब आर्क AC म्हणजे हा पण म्हणू शकतो आणि हा पण म्हणू शकतो। आर्क ABC आर्कला कधी पण 3 लेटरना नाव देतात, यहां से लेकर तो ये जो है ये आपका आर्क है, तो इसको आप ABC बोल सकते हो या ADC भी बोल सकते हो। जो आपके एंड पॉइंट्स है उसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट दे दो और उसका नामकरण कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक आर्क है ABC। अब आप इस आर्क के एंड पॉइंट्स देखिए और किसी भी आर्क ने किसी एंगल को इंस्क्राइब किया है या सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब YouTube पे होता है, Like share. तो यहाँ होता है इंस्क्राइब है। तो एंगल अगर इस आर्क ने किसी एंगल को इंस्क्राइब किया है मतलब इस आर्क के एंड पॉइंट्स में से एंगल के बाहुबली जाने चाहिए। एंगल के आर्म्स, आर्म्स को मराठी में कहते हैं बाहु, तो मैंने बलि जोड़ दिया आगे बाहुबली। तो ये एंगल है आपका और इस एंगल के ये है आर्म्स बाहु। ये बाहु कहाँ से जा रहे हैं? बाहु जा रहे हैं यहाँ से। बाहु ये क्या दुर्व्यवहार है, मला ती भाषा शिकायची बाहुबली मध्ये कट्टा ती याच्यावरती काल की याची काय टाकूक टाकूक करून बोलत असते। कोणाला येत असेल शिकवा मला। बिमटा डेव्हलपर अरे सगळ्यांनी येतात तर पाहिलंय बाहुबली, कुणी एक जण नाही पाहिलं, एक शायनिंग जास्त वेळेस पाहिलेलं आहे। परत परत पाहत असं ना। हाँ एक अब ये जो आर्क है ये आर्क कितने एंगल को इंस्क्राइब कर सकता है? हाँ सही बोला, कौन बोला? क्या बोला? सही है इनफिनिट। क्यों? क्योंकि देखो एंगल कहाँ तैयार होता है? एक पॉइंट पर, एक वर्टेक्स पे। अब जैसे बस कंडीशन क्या है, इस आर्क ने अगर किसी एंगल को इंस्क्राइब करना है तो जैसे मान लो यहाँ पर आपको एंगल बनाना है तो यहाँ से बाहु निकालिए, इसमें से चला जाएगा, यहाँ से बाहु इसमें से चला जाएगा। ऐसे आप जितने भी पॉइंट्स मर्जी ले सकते हो, यहाँ से बाहु इसमें से चला जाएगा। तो इससे होता क्या है, इन सभी आर्क्स का, इन सभी एंगल्स का मेजर सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा इस आर्क का मेजर है। आ रही बात समझ में? मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, कहते का अच्छा ये खुद ही ऐसा ऐसा हो रहा है इसलिए उसके अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ अरे कळते तुम्हाला काय कळलं? एक आर्क में इंस्क्राइब हुए एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ तो अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए रे? एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी हियर 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 है हियर एंगल ABC is congruent to angle ADC angle inscribed in
सेम आर्क ए बी सी, सेम आर्क ए बी सी। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा, नाउ एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इसकी थी, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी की थी 90। कौन बोला? सही बोला, 90। कई पूरे एंगल इंस्क्राइब्ड इन, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क में जो एंगल इंस्क्राइब होता है या आर्क इंटरसेप्टेड बाय सेमी सर्कुलर आर्क, दोनों भी एक ही बात होती है। तो ये एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कुलर आर्क है। देखिए कौन सा आर्क है आपका? ये वाला आर्क है, ये आपके एंड पॉइंट से, तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके बाहु इसके एंड पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क ने इंस्क्राइब किया हुआ है इसको। और ये जो दो एंगल्स है ना, ये मेजर आर्क ने इंस्क्राइब किए हुए हैं, ऐसे ही फर्क बता रहा हूँ। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है जिसने इस एंगल को इंस्क्राइब किया हुआ है, तो इसका मेजर ऑब्वियसली क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? तो मुझे क्या बेसिकली चाहिए? व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन 2R। दिस इज द सर्कम रेडियस, OA इज द कैपिटल R, दैट इज सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस है ये, सर्कम सर्कल का रेडियस है। हम लोग 2R में इंटरेस्टेड है, तो ये 2R कहाँ से मिलेगा मुझे? अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन रेशियो का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2R मिलेगा, मतलब हाइपोटेनस चाहिए मुझे। तो अगर हाइपोटेनस चाहिए, अब होगा क्या? ये कितना है? C, ये कितना है? B, और ये कितना है? A। ये पूरा इतना ये है। हाँ, हमारे पुराने नोटेशंस, जो पुराना ट्रायंगल था उसी को कर दीजिए। क्या दूसरा ऊपर आएगा? हाँ डी ऊपर आएगा, ट्रायंगल का एंगल क्या? एडी लिया था ना हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी, पॉइंट डी जो है वो ट्रायंगल का आएगा ना, ये भी डी नहीं, ये दूसरा फिगर निकाला मैंने, वो गया, अब नहीं यहाँ पे, ये मैंने इसलिए दूसरा फिगर निकाला, वो अलग था ये अलग है। अगर आपको उसी के अंदर दिखाना है तो मैंने यहाँ डी दिया है, तो यहाँ और कुछ नाम दे दो। ठीक है, हाँ। तो चलिए आप मुझे बताइए क्या करेंगे हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर? अगर मान लो हम लोग साइन रेशियो अप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पर क्या एंगल फॉर्म हो रहा है? इन ट्रायंगल, इधर लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC, sin D is equals to AC by AD, and that is sin D is equals to AC कितना है? AC AB divided by 2 times R, that is, अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2R को इधर लेके गया तो 2R is equals to B by sin D, and that is 2R is equals to B by sin B, since from स्टेटमेंट 1, इसको 1 बोल दो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो मैं D की जगह B लिख सकता हूँ। ये एंगल साइन D वाला एंगल B से बराबर है ना, तो साइन D is equals to साइन B। तुलना कळलं मला सांग, हा एंगल ह्याला बरोबर आहे की नाही? हे लिहिलंच काहून आपण? एवढी पंचायत केलीच काहून? ये इसके बराबर है, ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके 2R को ले सकते हैं। ये भाई साहब को तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, 2R इससे बाहर, इसके पहुंच के बाहर है। तो अगर मुझे 2R चाहिए तो इस एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन फिर हमारे पास ये एंगल ABC में से कोई है क्या? नहीं, तो हमने दिखा दिया कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल से, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है ना, तो मैंने साइन D लिखा हुआ है, तो D B के बराबर है, एंगल ADC बराबर ऑफ एंगल ABC, तो मैंने रिप्लेस कर दिया D को B से। तो B बाय साइन B क्या हो गया? 2R, तो B बाय साइन B 2R हो गया, तो बाकी दो भी 2R हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं बोलता हूँ 5 और इसको बोलता हूँ 6, तो फ्रॉम 5 and 6 we get A by sin A, B by sin B, C by
sin c is equals to 2r. लय ताण झालं का तुम्हाला? हा? कळालं का ताण झालं लय? कळालं ना? हा? सिंपल सर्कलची प्रॉपर्टी वापरली. घ्या लिहून पटकन. लगेच कोसाइन रूल प्रूव्ह करूया. हा? मुझे आप बताइए, अगर अगेन कोसाइन रूल इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली ये जो मैंने कोसाइन रूल लिखा है इसके अंदर एबीसी क्या है? स्मॉल एबीसी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है? एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है. तो ये कोसाइन रूल में ये इन तीनों को भी कोसाइन रूल कहा जाता है. तो बेसिकली ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? ये मतलब याद रखना है तो कैसे रखा जाएगा? आप कुछ देख पा रहे हो इसके अंदर? क्या देख पा रहे हो? बघा तुम्ही a स्क्वेअर लिहिताय, हा? a स्क्वेअर लिहिताय तर राइट हँड साइडला उरलेले दोन साइड्स येत आहेत आणि जी लेफ्ट हँड साइडला साइड घेतलेली तिचा ऑपोजिट एंगल cos मध्ये येतोय. मतलब अगर मैं a स्क्वायर के लिए लिखना चाहता हूं तो बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन माइनस 2 टाइम्स ऑफ बची हुई दो साइड्स इनटू cos a. आ रही बात समझ में? हाँ? तो याद रहेगा ये. इसी कोसाइन रूल को एक और फॉर्म में लिखा जाता है. कैसे? जैसे मान लो आपने पहले इक्वेशन लिया है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a. तो इसमें क्या कर रहे हो आप? इस नेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हो. 2bc cos a एंड व्हिच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये इसको इधर लाया. अब आपको क्या करना है? cos a का वैल्यू लेना है. तो cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इधर क्या आ गया? 2bc. तो कोसाइन रूल को आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो. ये फॉर्म मतलब अब ये इसको देख के ही पता चल रहा है कि अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी है तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो. देखो ना, तीनों साइड्स का लेंथ अगर दिया है, ए बी सी का वैल्यू दिया है तो इसके अंदर रख दो. आपको ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा. जो जिस तरीके से cos a लिखा उस तरीके. अब इस फॉर्म में आप ऐसा भी कोसाइन रूल याद रख सकते हो, ऐसा भी याद रख सकते हो. इसमें क्या हो रहा है? जो एंगल फाइंड आउट कर रहे हो उसकी अपोजिट साइड सबट्रैक्ट हो रही है. कैसे याद रखेंगे? जो एंगल फाइंड आउट किया जा रहा है उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर सबट्रैक्ट हो रहा है बाकी बची दो साइड के स्क्वायर के एडिशन से. और डिनोमिनेटर में क्या है? इसको इसकी ऑपोजिट साइड छोड़ के बाकी बची हुई दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है. तो अगर ये समझ में आया है तो मुझे अगर मान लो cos b लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? cos b बची हुई दो साइड a स्क्वायर. यहाँ देखिए ये यहाँ पर b दिया है. बची हुई दो साइड का स्क्वायर इसमें से b स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो ये बहुत सेलिब्रेटेड रिजल्ट है. सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है? जो बहुत फेमस होता है. तो ये बोर्ड्स के लिए बहुत फेमस है. मतलब 12-20 अगर बोर्ड की एग्जाम हुई है तो उसमें से 15 बार ये पूछा जा चुका है. सच बोल रहा हूँ मैं. हर दूसरे दिन पूछते हैं इसको, हर दूसरे एग्जाम में. ठीक है. तो अब पूछते कैसा है? या तो इसको प्रूव करने के लिए पूछेंगे, या तो इसको, या फिर इसको. तीनों में से कुछ भी देंगे. तो आपको याद क्या रखना है? जैसे मान लो हम पहला वाला प्रूव कर रहे हैं, समझ लो हम पहला वाला प्रूव कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है? ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना. हाँ? तो हमारा जो ट्रायंगल है उसमें ए क्या होता है? साइड होता है. किसके ऑपोजिट होता है? एंगल के ऑपोजिट होता है. ए एंगल के ऑपोजिट होता है. तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो ए फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप जो ट्रायंगल लेंगे वो ट्रायंगल किस तरीके से लेंगे? या तो ऐसा लेंगे, मतलब ये आपका रोटेशन है, या फिर आप ऑब्ट्यूज भी ले सकते हो. ठीक है. दोनों में भी रिजल्ट सेम ही आता है. तो उन्होंने दोनों भी डायग्राम निकाल करके आप चाहे तो 2 निकाल सकते हो, चाहे तो 1 निकाल सकते हो. ठीक है. हाँ, चलिए करके देखते हैं. अब मुझे भी याद नहीं क्या लिया है, लेकिन हम करके देखेंगे. हाँ, इससे नतीजा क्या आता है. जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स ए लेता हूँ तो इससे प्रूफ किसका मिलता है ये समझ लेते हैं हम. तो उससे पता चल जाएगा कि क्या प्रूव करने के लिए क्या लेना है. तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ से मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ, ट्रायंगल को मैंने ए बी सी नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया? स्मॉल ए
ये क्या हो गया स्मॉल बी, और ये क्या हो गया ये स्मॉल सी हो गया। हाँ हाँ, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है ने? एक, सिर्फ एक कैपिटल ए, थीटा बोल सकते हो लेकिन हमने यही बोलना है, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे बताएंगे कि बी जो पॉइंट है हमारा, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे कौन बताएगा? पोलर कोऑर्डिनेट। A cos B, सी A cos B, सी कॉमा C sin C sin चलिए मैं बी के कोऑर्डिनेट इसका y बोलता हूँ, आप मुझे x और y की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। B sin A सी sin B कॉस sin सी साइन मुझे बताइए x क्या होता है? We know that x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta। अब x is equals to r क्या है मेरे लिए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना हम लोग, तो r क्या है मेरे लिए? c into cos, अब थीटा क्या है मेरे लिए? a, y is equals to r क्या है मेरे लिए? c, थीटा क्या है मेरे लिए? है क्या साइन बराबर है ना? तो x और y कोऑर्डिनेट मिल गए, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर b हैज कोऑर्डिनेट, b हैज पोलर कोऑर्डिनेट, x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? c into cos a कॉमा c into sin a लिख सकता हूं। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 0, 0। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0। तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या मिल जाएगा आपको? c मिल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या मिल जाएगा? c मिल जाएगा। तो क्या कहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है? देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB इज इक्वल टू रूट के अंदर, AB इज इक्वल टू रूट के अंदर, क्या है रूट के अंदर? c cos a minus 0 का होल स्क्वायर, x2 minus x1 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? c स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर a प्लस c स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर a। तो AB का लेंथ कितना है बेटा? तो बेटा c, तो एक काम करते हैं ना, रूट हटा ही देते हैं, इसका कुछ काम भी नहीं वैसे भी, हम सीधा AB स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव कर रहा है उसके अंदर सारी साइड्स का स्क्वायर ही दे रखा है। हाँ, तो क्या करना है फिर? AB कितना आएगा? c स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन लिया? c स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा आपको? अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये क्या हुआ? BC का डिस्टेंस फार्मूला केला, C का कोऑर्डिनेट फाइंड। C जो पॉइंट है, इससे फायदा नहीं होगा, सर इससे आगे नहीं ठीक है, समझ गया। इससे क्या होगा? इससे हमें जो जहाँ तक पहुँचना है पहुँचेंगे नहीं। हम क्या करते हैं? किसी और साइड का लेंथ लेते हैं। किसका लेंथ लेंगे बताइए? बाय डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, किसका लेते हैं? BC का लेते हैं। BC का लेने से क्या फायदा होगा रे? चलिए C के कोऑर्डिनेट बताइए। B कॉमा b, 0। C का कोऑर्डिनेट b, 0 क्यों है? C x एक्सिस पर है, C का y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब उसका x कोऑर्डिनेट, C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? b, और y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो C का आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स है और ये भी है। हाँ, चलिए इसी से पता चल रहा है हमें क्या करना है अभी। तो अगर मैं BC लेंथ निकालता हूँ तो बाय डिस्टेंस फार्मूला BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? x माइनस b होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर।
तो BC क्या है मेरे पास, A a का स्क्वायर हो जाएगा, x मेरे पास क्या है, R cos A C cos A. c cos a, तो c cos a माइनस b होल स्क्वायर प्लस C sin A बात चला कि C C sin square sin A. C sin A c sin a होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको एक्सपांड करेंगे। कशाला बसतरी सोबत तुम्ही, लय मार खाते नाही कधीच मला। a square is equals to, that is a square is equals to c square cos square a minus 2bc cos a plus b square plus c square sin square A इन दोनों में से कॉमन निकाल लो इसको, C a स्क्वायर प्लस ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, c स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या फंसेगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर दे सकते हैं, तो दैट इज a स्क्वायर क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc cos A हाँ, तो दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो आपने ये हेंस प्रूव करके आपने कोसाइन रूल प्रूव कर दिया। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर मुझे a स्क्वायर वाला प्रूव करना है, अगर ये ऐसा दिया या फिर ऐसा दिया, मुझे जो भी साइड दिखेगी प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, उसके ऑपोजिट एंगल मेरा वर्टेक्स पे आएगा। समझ आ रही बात, उसका ऑपोजिट एंगल मेरा वर्टेक्स पे आएगा। मान लो अगर मुझे b स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है, तो मेरा वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर क्या रहेगा, b वर्टेक्स रहेगा। मेरा वर्टेक्स कौन सा वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा, b वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा। अगर मुझे c स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है तो ट्रायंगल का नाम कैसे रहेगा, c यहाँ पर रहेगा, बाकी a भी कहीं पर भी रहेगा। अगर मुझे a स्क्वायर प्रूव करना है, मुझे बताइए यहाँ a लेने से क्या प्रूव हुआ हमारा, A square और उसकी अपोजिट साइड ली ना हमने। बात समझ में आ रही है, मतलब कोई भी एक चीज याद रखो, अगर a स्क्वायर प्रूव करना है तो उसका ऑपोजिट एंगल ओरिजिन पे आएगा, अगर b स्क्वायर प्रूव करना है तो उसका ऑपोजिट एंगल ओरिजिन पे आएगा, अगर c स्क्वायर प्रूव करना है तो उसका ऑपोजिट एंगल ओरिजिन पे आएगा। तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, बाकी सेम प्रूफ है। अगर b स्क्वायर c स्क्वायर भी पूछते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या बदलेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला तो इसी का अप्लाई करना है। जैसे यहाँ b, अगर b लेंगे तो यहाँ b आ जाएगा, तो ये b कॉमा 0 हो जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ b लेते हैं तो a b c ले लिया मान लो, तो ये a हो जाएगा स्मॉल a, तो स्मॉल a कॉमा 0 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आया, ठीक है। सर ये यूनिवर्सल है का? हाँ, कोसाइन रूल यूनिवर्सल है? युनिव्हर्सल म्हणजे सगळ्या ट्रायंगलला लागतो. सगळ्या म्हणजे हो, सगळ्या ट्रायंगलला। पण मग आपण इकडे तर फक्त एक कोऑर्डिनेट जे होतं 0,0 घेतलं आणि एक फक्त x ऍक्सिस वरती घेतलं. काय 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 काय, एक कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स आहे तो 0,0 वरती आणि दुसरा x ऍक्सिस वरती आहे. हां आणि जनरलायझेशन होईल ना. जनरल आपण एक ट्रायंगल बनवला त्याचं 0,0 कसं असतं माहिती का, तू समजून घे ट्रायंगल इथं घेतला, तो तुझा असं म्हणणं आहे की मी कोऑर्डिनेट ऍक्सिस इथं घ्यावं, मी कमून घ्यावं तिथं, मी ट्रायंगलच्या एका साइडला एक्स ऍक्सिस बनवून आणि मी दुसरीला वाय ऍक्सिस बनवून, विषय खतम। कळतंय का? अगर आप कहीं पर भी ट्रायंगल लेते हो तो आपके ट्रायंगल का एक साइड एक्स एक्सिस हो जाएगा, अच्छा आपण शिफ्ट केला. तो किसी भी ट्रायंगल के लिए प्रूव कर सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पर पड़ा हुआ है और आपका ट्रायंगल कहीं पर पड़ा है। हर ट्रायंगल के लिए प्रूव किया जा सकता है, इसका मतलब क्या, इस तरीके से तो हो गया ना प्रूव, किसी के लिए भी हो गया। ठीक है, देखिए हाँ बेटा कल मिलते हैं।